इंडिया के अंदर फिनोमेना चल रहा है फॉल्स फ्लैग का। कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। हम बयान की हद तक तो वो बयान दिया है हमने, हमारे पास माजी की जो एविडेंस थी, नामों की पूरी फहरिस्त भी हमने जारी कर दी है। पुलवामा भी इसी तरह शुरू हुआ था, पहलगाम भी इसी तरह शुरू हुआ था। और मेरे एक अंदर तशवीश आती है, वो ये आती है कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, जो किसी वक्त दोबारा हमारे सर पे एक जंग वाली कैफियत आ जानी है इसी हरकतों से, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। तो आपको क्या नज़र आता है, क्या बनने जा रहा है? नदीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। आप बिल्कुल सही असेस कर रहे हैं। इसमें एक आप फैक्टर जो मैं हमेशा मानता हूँ और आप भी तस्लीम करते हैं, वो ये है कि इंडियन माइंडसेट या ख़ास तौर पे मोदी का माइंडसेट आरएसएस की आइडियालॉजी के साथ साथ एक साहूनी माइंडसेट के साथ भी अलाइन है। अगर आप गज़ा में देखें, जो उन्होंने गज़ा में ऑपरेशंस किया या जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसको वो मूविंग द लॉन कहते हैं, जो इजरायली टर्म है सच, उसी का मुजाहरा वो यहाँ पर भी करते हैं। अगर आप देखें तो 2008 से लेकर 2013 तक एक सर्वे के मुताबिक इंडियन जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स दी थी, जिसमें 555 फेक इंसिडेंट्स हुए, इनकाउंटर्स हुए। अब अगर जनरल शरीफ साहब की स्टेटमेंट पर जाएँ तो तकरीबन 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 56 जो हैं, अराउंड 56 दे आर नॉट काउंटेड फॉर। वो कहाँ हैं? वो सीक्रेट ही 2019 से लेके 2019 से लेके आज तक तकरीबन 4200 से 5000 तक के कश्मीरी को कैदो सोबत डाला जा रहा है। 100 दिन हो गए, हमने बार बार ये कहा कि इसकी एक इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, जो गैर जानबदार इंक्वायरी करा लें। हम भी अपने सब, हमारे पास तो कोई है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम वी हैव डन नथिंग। आपके पास जो सबूत हैं वो आप लेके आ जाएं। आज 100 दिन होने के बावजूद वो उसी पे एडमेंट हैं। और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपने भी अभी सुनवाई, फिर अभी अमित शाह साहब की स्टेटमेंट आई, उनके एक और कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट आई, वो इतनी घटिया ज़ुबान है कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। सर, ये सारी सोच जो आपने भी बताया, आरएसएस, दी फोर्थ कमिंग इलेक्शन और उस हजीमत, उस खिफ़त को मिटाने के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, इनकी एयरफोर्स तो शैटर हो चुकी। अभी MiG-21 उन्होंने रिटायर कर दिए। हमें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि अभिनंदन के जाने के बाद उस वक्त ही कर देना चाहिए। फ्लाइंग कॉफिन से अगली जो आने वाली है वो जैगुआर से जान छुटने वाली है। राफेल उनको कोई दे नहीं रहा मज़ीद, आपके लिए तो दुनिया। तो सर, ये हम बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि ये फ्लैग ऑपरेशन दो तरह से होंगे। एक फ्लैग ऑपरेशन होगा इनसाइड पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, और दूसरे फ्लैग ऑपरेशन या फेक ऑपरेशन होंगे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में और हिंदुस्तान के अपने अंदर। पाकिस्तान के अंदर वाला क्या? देखें, जब आप किसी को स्पेस देते हैं, जब आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो दुश्मन उसका मौके का फ़ायदा उठाता है। आपकी मगरबी सरहद उस तरह से महफूज नहीं। आपकी जो टीटीपी को, जिसको 100% सपोर्ट हो रही है, अगर आप इंडियन एनालिसिस को देखें, वो बार बार आपको ये कह रहे हैं इंडिया को कि यार तुम अमन की कौन सी बात कर रहे हो, कि इसको क्यों नहीं मानते कि आप बलूचिस्तान में भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, KPK में और एडजेसेंट एरियाज़ में आप जो तालिबान है, टीटीपी के लोगों को असला दे रहे हैं, वो उनके थ्रू आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल फ्लैग ऑपरेशंस कराएंगे। तो कुछ ऐसा इवेंट पाकिस्तान में वो करेंगे जिससे यहाँ पर क्योस पैदा हो, ये क्योस पैदा होगा। और फिर हमें, चूँकि हम 100% हम आंगी तो नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, उस हम आंगी से हम इंटरनली भी कमज़ोर होंगे और उसका फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। जो कि सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र मेरे लिए ये है, ये तो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैग ऑपरेशन, उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर वक्त सोचना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। उमैर नियाज़ी साहब, जब ये पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी ना, तो उसमें जंगों में कोई चीज़ खुशी मनाने वाली तो नहीं होती। हमने उनके जहाज़ गिराए तो बहुत खुशी हुई, और दूसरी बड़ी खुशी ये थी कि हमारी पूरी कौम जम के इकट्ठी हो गई थी। यूँ वो सीसा पलाई हुई दीवार, जिसका वो नाम रखा गया था ना, सही सीसा पलाई हुई दीवार बन गई थी। क्या वो देख लेंगे, सारे इकट्ठे थे, कोई सियासी तकसीम रह नहीं गई थी। अभी जिस तरफ एयर मार्शल साहब ने इशारा किया, वो काफ़ी एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल होगी कि अगर मुल्क के अंदर ऐसा वाक़या हो और उसके नतीजे में बहुत बड़ा क्योस फैल जाए। आप इसको कैसे देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, इंडिया को जो हिट पड़ी है वो खाली 6 जहाज़ों की नहीं है। 6 जहाज़ों से हट के एक माइटी इंडिया की पिक्चर पेंट की गई थी और इस तरह से पेंट किया गया था कि शायद अब जो है ना एक सुपर पावर इन मेकिंग है और उसने इस रीजन को टेक ओवर कर लेना है। वो उसके सारे एम्बिशंस जो है ना इस सारे एडवेंचर के साथ क्रैश कर गए। अब ज़ाहिरी बात है उसने उस हजीमत को तो कवर करना ही करना है और साथ वो लॉस ग्लोरी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि सबसे जो आपने ट्रंप की स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया ना, वो बार बार इंडिया को पिंच क्या कर रही हैं कि इंडिया ने ओवर द पीरियड पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनली अपना नेक्सस सेपरेट कर लिया था, इंडिया अलहदा से डिस्कस हो रहा था। आज उसके लिए सबसे जो मुश्किल, जो सबसे तकलीफ दे बात है कि दोबारा वो पाकिस्तान के साथ डिस्कस हो रहा है। जब इकोनॉमीज़ का कंपेयर करें तो वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, मगर अब वो स्टेज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान से अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो अब ऑप्शंस हैं जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि देखें एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म तो मिल गया, मगर उस यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखें आगे हमने क्या किया है। क्या हमने लोकली अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट दुरुस्त करने की कोशिश की है। एक छोटी सी एग्जांपल, मैं पीटीआई की बात नहीं करता, अगर बलूचिस्तान की एग्जांपल ले लें, देखें बलूचिस्तान अगर नेशनल असम्बली की सीटों के लिहाज से रखें ना तो नेशनल पॉलिटिक्स में इतना रेलिवेंट ही नहीं रहता। तो क्या हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि बलूचिस्तान का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाता। क्या कम अज़ कम उन के रिप्रेजेंटेटिव सामने आ जाएं। देखें लोग काफ़ी हद तक पैसिफाई हो जाएंगे। मतलब मेरी अपनी इतलात की हद तक जो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द डिस्कशन होती है, मतलब इन्होंने कोशिश की कि मालिक बलोच साहब को मनाने की कि जी गवर्नमेंट आप संभाल लें। अब एक बंदा 4 सीटों के साथ किस तरह से गवर्नमेंट संभालेगा। देखें लोगों को आपने इतनी एम्बेरसिंग पोजीशन में डाल दिया है, जो नेशनलिस्ट जमातें जो आपके साथ चलना चाहती हैं, मगर आपने उन्हें भी कॉर्नर कर दिया। तो बेसिकली जो इस वक्त पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए। देखें आप कम से कम तमाम जमातों को फैब्रिक से बाहर तो ना निकालें, कम से कम इतना लेवल प्लेइंग फील्ड तो रहने दें। आज का देख लें कि हमारे 9 मई वाले जो सज़ा की है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद बचर, आपने 1 मिनट नहीं लगाया, इलेक्शन कमीशन ने 1 साइडेड नोटिफिकेशन निकाल दिया। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से हुआ है। मतलब वही लतीफ़ चित्राली का केस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया हुआ है कि आए बताएं आया ये मॉरल टर्पिट्यूड का केस बनता है, डिस्क्वालिफिकेशन बनती है नहीं, मगर अहमद चट्टा और अहमद बच्चर के लिए ये वाला रिलीफ नहीं है। तो फिर खुद देख लें कि गड़ा तो हम खुद अंदर पाकिस्तान में बैठ के खोद रहे हैं। बलूचिस्तान अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत है। मैं इस पर एक सोच रखता हूँ, हो सकता है मैं मुकम्मल गलत हूँ, राना साहब सियासी आदमी है, लेकिन आपको कुछ लोगों को जो मेन स्ट्रीम हो सकते हैं उनको जफ्फी डालनी चाहिए, जो जफ्फी से साथ मिल जाए। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ जाफर एक्सप्रेस पूरी अगवा की, बंदे उतारे, बसें रोकी, चुना उनको और बंदे मारे, उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाइप आउट करना पड़ेगा, सफ़ाई हस्ती से मिटाना पड़ेगा। लेकिन 2 पैरेलल प्रोसेस चाहिए। आप इसके हामी हैं या नहीं? नदीम भाई मैं बिल्कुल इसका हामी हूँ। मेरी सोच ये है, देखिए मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के लिहाज से बहुत तकलीफ़ होती है। मैं कई दफ़ा इन इलाकों में आजकल में भी गया हूँ, तो बड़ी तकलीफ़ होती है जब आपको ये बताया जाता है कि आप शाम को ट्रैवल नहीं कर सकते, और फिर उनको बंदे चाहिए होते हैं जो कि एक इशू बन जाए कि रैंक है या फ़ौज का आदमी है, उस वजह से हमें और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती। आपकी बिल्कुल बात सही है कि हमें म्याना रवि और अदल के साथ इस तरह करना चाहिए कि हम पैरेलल अप्रोच करें। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जिनकी निशानदेही भी हमारे पास है, उनको सपोर्ट करने वाले और उनको जो यहाँ आके ऑपरेट करते हैं उनके साथ तो बिल्कुल वो हाल करना चाहिए जो कि हम अक्रॉस इंडिया करते हैं, क्योंकि वो आप मैसेज देंगे जैसे हमने पहले भी किया और उसके बाद थोड़ा सा अमन भी आया। तो एक तो ये, दूसरा जब तक आप लोकल लीडर्स को, लोकल लोगों की हमदर्दियाँ नहीं लेंगे, उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कबायली सिस्टम है, ख़ानदानी सिस्टम है, जो कि हमारे सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, उस सिस्टम को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और मेरे ज़ाती ख्याल में जब आप इस अप्रोच पे चलेंगे तो ज़रूर बर्फ़ पिघलेगी, ज़रूर उन लोगों को आप कौमी धारे में उस तरह ना भी लेके आए तो कम से कम जो शिद्दत पसंदी का सामना सिर्फ मसल्ह अफवाज कर रही है, वो जब आप उनके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब वो उनको इन्वॉल्व करेंगे तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।